हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो है जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं, हमारा नाम जो है अभिषेक यादव है। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है मशीन में। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए ये जो सिलेबस आपका जो मॉड्यूल अभी शुरू हुआ है ये मशीन का है, मशीन का पार्ट है। मशीन के पार्ट में आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्पीड रेगुलेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है काफ़ी क्लियरली सुनाई दे रही होगी। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्पीड रेगुलेशन के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते स्टार्ट करते हैं। स्पीड रेगुलेशन और स्पीड, ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर स्पीड रेगुलेशन क्या है और स्पीड का इक्वेशन क्या है, और लास्ट में जो है हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द डीसी मोटर। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि जो टुडे का टॉपिक है, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आज के दिन हम क्या देखने वाले हैं। टुडे के टॉपिक स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को देखने के लिए इससे पहले कई सारे वीडियो यहाँ पे कराए गए हैं। अगर आप उन सभी को नहीं देखे हो तो आपको समझने में थोड़ी या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी होगी। तो ये मैं होप करता हूँ कि आप जो है इससे पीछे की सारी चीज़ें देख कर आए हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड रेगुलेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिप्लोमा में। और अगर आप कहीं पे जो है प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो तो ये अगर टेक्निकल हो तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। हायर एजुकेशन में भी ये बहुत अच्छी तरीके से पूछी जाती हैं। स्पीड रेगुलेशन, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले स्पीड रेगुलेशन के बारे में। दूसरा, हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि अगर हमें जो है किस स्पीड का मोटर का जो, या फिर ये जो पढ़ा रहे हैं किसी मोटर का ही होने वाला है, तो आप इसमें डिसाइड मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। मोटर या जनरेटर का स्पीड रेगुलेशन किस तरीके से, इसका काम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, यही सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और जो है हम इसमें देखेंगे स्पीड इक्वेशन अगर हम निकालना चाहें, अगर हम शंट को लेकर के निकालें तो किस तरीके से स्पीड का इक्वेशन या स्पीड किस किस चीज़ों पे, मोटर का स्पीड किस किस चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्पीड का, यहाँ देखते हैं स्पीड का जो इक्वेशन है, स्पीड का जो इक्वेशन है, इसको समझने के लिए आपको बैक ईएमएफ का फार्मूला जो हमने डिराइव कराया है, या फिर टॉर्क ऑफ द मोटर का हमने जो आपको डिराइव कराया है इससे पिछले वाले वीडियो में, वो सारी चीज़ें आप देख कर आइए। इसी स्पीड इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग देखेंगे। उसके बाद लास्ट क्या है, स्टार्टर के बारे में हम किस तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से मोटर को आप स्टार्ट करते हो, या स्टार्टिंग ऑफ द मोटर कह सकते हो। कि इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द मोटर, स्टार्टिंग ऑफ द मोटर। तो ये जो है ये आज का ये 3 टॉपिक जो है रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंस आपको समझना यह है कि स्पीड रेगुलेशन होता क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस स्पीड रेगुलेशन होता क्या है। तो स्पीड रेगुलेशन को समझने के लिए इसको हम रफ करते हैं और आपको यहाँ पे लिखते हैं स्पीड रेगुलेशन। इस तरीके से आप स्टूडेंट समझिए कि स्पीड रेगुलेशन क्या है। इसको हम अगर डिफ़ाइन करें, तो किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप ध्यान से समझिए। देखिए स्पीड रेगुलेशन, इसके नाम समझिए, मतलब स्पीड को हमें क्या करें, एक तरीके का रेगुलेशन करना है। तो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो आप लिख सकते हो कि इसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ रेशियो ऑफ द, मतलब ये क्या है कि इसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी रेशियो में, किसके थ्रू, नो लोड टू फुल लोड एंड फुल लोड, ऐसे आप समझ करके चलिए। तो यहाँ पे अगर हम समझें कि स्पीड रेगुलेशन क्या है, इसके डिफिनेशन जो है आपके बोर्ड में पूछा जाता है और इसका जो फार्मूला लिखवाएंगे वो बहुत शानदार रहने वाला है। देखिए स्पीड रेगुलेशन में अगर आपको समझना है तो ये चीज़ समझिए कि स्पीड रेगुलेशन इज डिफाइन एज द, अब थोड़ा सा मैं आपको जो है ये चीज़ें इसी वे में लिखवाने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा समझ करके चलिए। स्पीड रेगुलेशन इज डिफाइन, मतलब इसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, अगर हिंदी वाले हैं तो
is defined as the ratio of कि मतलब अनुपात में किसके, रेशियो ऑफ नो लोड स्पीड टू ratio of no load speed, ratio of from no load speed to full load, ratio of from no load speed to full load speed, no load speed to full load speed and full load speed and full load speed। अब आप सोचोगे सर आपने ये क्या किया, आपने ये क्या किया कि आप जो है पूरा इसमें जो है डिफाइन करके इसको छोड़ दिए हो। तो किस तरीके से इसको हम समझें, तो अगर आपको इसको समझना है तो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। अभी आप एकदम टेंशन मत लीजिए, जिस तरीके से हमने लिखा है एक बार इसको पढ़िए। ये क्या लिखा है, ये लिखा है स्टूडेंट्स कि ये जो आपका रेशियो है, ये रेशियो डिफाइन एज द रेशियो ऑफ चेंज इन स्पीड। क्या है, रेशियो ऑफ चेंज इन स्पीड। यहाँ लिख सकते हैं रेशियो ऑफ, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे कि चेंज इन स्पीड, ये एस है, चेंज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड स्पीड, फ्रॉम नो लोड, इसको हटा, फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एंड फुल लोड। ये चीज़ें समझ करके चलिए। मतलब आप क्या समझेंगे कि ये हमें क्या बता रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं हम इसमें क्या बता रहे हैं। तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं कि ये आपको डिफाइन क्या करना चाहता है। देखिए अगर पर यूनिट स्पीड रेगुलेशन देखें, क्या अगर यहाँ पर, अब देखिए इसको आप अभी रहने दीजिए, जिस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे ये होने वाला है कि डिफाइन हो रहा है किसके, एज रेशियो ऑफ द चेंज इन स्पीड। क्या है, चेंज इन स्पीड में कहाँ से, एक आपका नो लोड है, एक आपका फुल लोड है, फुल लोड। आप समझ नहीं पा रहे हो स्पीड में नो लोड फुल लोड ये किस तरीके से दिखाना है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, बहुत अच्छी सही जगह पे आए हैं कि आपको एक एक जो है उसके सफिक्स बेसिक्स जो सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से हम उसको डोनेशन कर रहे हैं, किस तरीके से वो हम सारी चीज़ें बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। चलिए यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले, अगर हम जो है क्या देखें, यूनिट परसेंटेज ऑफ स्पीड रेगुलेशन देखें, स्पीड रेगुलेशन। अब आप समझ रहे होंगे कि इसको हमें किस तरीके से लिखना है सर। देखिए इसको आप समझिए कि आप इसे किस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ क्या बोला गया है कि स्पीड रेगुलेशन डिफाइन एज द रेशियो ऑफ क्या, नो लोड स्पीड फुल लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड। मतलब ये रेशियो डिफाइन कर रहा है किसको, चेंज इन स्पीड। क्या रेशियो डिफाइन कर रहा है, क्या चीज़, चेंज इन स्पीड। कहाँ से, नो लोड टू फुल लोड। तो अगर हम लिखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम नो लोड का डिफाइन करें, क्योंकि रेशियो है चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नो लोड। मतलब ये देखिए ये जो एन दिखा रहे हैं, ये एन किसको डिनोट कर रहा है। आप अगर इससे पहले एक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चला होगा कि एन जो है स्पीड को डिफाइन कर रहा है। तो एन कहाँ से जा रहा है, नो लोड। नो लोड का कहने का मतलब नो लोड हम किस में दिखाएंगे, इसके एन के जो है नीचे जो है लिखेंगे एन एल, इसका मतलब है नो लोड, एन एल। और क्या है, चेंज हो रहा है इसलिए माइनस में नो, देखिए नो लोड हो गया। उसके बाद फुल लोड कैसे लिखेंगे, एन लिख के नीचे लिखेंगे एफ एल, मतलब फुल लोड, अपान में एन एफ एल, अपान में जो है फुल लोड। इस तरीके से आप स्पीड रेगुलेशन को दिखा सकते हैं कि जो है नो लोड, देखिए ये क्या है, नो लोड, और ये क्या है, फुल लोड अपान फुल लोड। कोई भी पूछे आपको कि ये स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि नो लोड जो स्पीड का, ये मतलब आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड अपान फुल लोड। चलिए मैं ये मानता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। अगर इसके फार्मूले को देखिए, ये फार्मूला जो हमने लिखा है ये इसी तरीके से है। अगर इसको परसेंटेज के रूप में देखें तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटाते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल परेशान मत होइए, जिस तरीके से हम आपको मशीन करा रहे हैं ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे मशीन फर्स्ट आपको सेपरेट करके मिले। मशीन सेकंड भी हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से कराई है। ये मशीन फर्स्ट जो है हमने आपको कराया था, बट ये हमारा दूसरा प्रयास है। क्या है, ये हमारा दूसरा प्रयास है। इससे पहले भी जो है हमने एक बार आपको ये सारी चीज़ें करा चुके हैं। तो यहाँ पर स्पीड रेगुलेशन से आप क्या समझ रहे हैं, इतना ही समझो कि ये क्या है, नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड।
तो इसको अगर हम देखें परसेंटेज में लें कि परसेंटेज ऑफ द स्पीड रेगुलेशन, अब आप जानते हो अगर परसेंटेज यहाँ पर उस तरफ फेंटे हो जाएगा स्पीड रेगुलेशन। स्पीड रेगुलेशन देखें तो यहाँ पर क्या होने वाला है, स्पीड रेगुलेशन यहाँ पे है तो क्या है, देखिए एन नो लोड, स्पीड जो है ये क्या है नो लोड से माइनस एन एफ एल फुल लोड अपान एन फुल लोड, मतलब क्या है नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड, और परसेंटेज है तो इंटू में 100। ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, और अगर आप कहीं हायर एजुकेशन बीटेक के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी ये बेसिक है, क्या है बेसिक है। चलिए इसको आप जो है स्टूडेंट्स नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ें लिखवा दें जैसे अगर ये स्पीड को हम NL जो लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नो लोड स्पीड, क्या लिख सकते हैं, नो लोड स्पीड, जो इसमें कोई लोड नहीं, नो लोड, इसके नाम से लग रहा है, इतनी चीज़ें बेसिक तो आपको भी समझ में आ रही होंगी, नो लोड स्पीड। स्टूडेंट्स मैं आपको दो थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर इससे पहले डीसी मोटर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, उसके वोल्टेज इक्वेशन को, करंट इक्वेशन को, और जो है हम जनरेटर किस तरीके से सारे चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाली है, क्योंकि आप कोई चीज़ें पढ़िए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ना पढ़िए तो वो चीज़ थोड़ी सी आपके जो है छूटने लगती हैं, थोड़ी सी कि आपको समझ लीजिए आधा अधूरा आपका काम है। तो अगर इतनी चीज़ें अगर आप नहीं देखिए, हिस्टैरिसीस क्या है, एडी करंट क्या है, एक एक बेसिक चीज़ें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो आप ये जो है इस वीडियो को रन करिए, इससे पहले जा कर के लेक्चर 1 से देखिए, ये हमारा लगभग 31 लेक्चर है, 41 लेक्चर है, 41 ये लेक्चर जो है अगर इसको हम आपको प्लेलिस्ट में दें, ये 41 लेक्चर जो है हो जाने वाला है। तो सोचिए इतनी सारे लेक्चर्स हैं तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप जाइए उनको देखिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये जो हमने यहाँ पर लिखा जो स्पीड में लिखा है स्पीड NL, मतलब क्या है नो लोड स्पीड है। अगर यही चीज़ ये जो डिनोट कर रहा है आपको NFL, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या है, फुल लोड स्पीड है, फुल लोड स्पीड है, फुल लोड स्पीड है। तो ये चीज़ें आप जो है ये दोनों आप नोटेशन को ध्यान रख के चलिए। तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए, कोई चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस होती हैं। तो वो इम्पोर्टेंस में क्या है कि अगर मोटर जो है नियरली कांस्टेंट स्पीड में है तो हम कह सकते हैं कि उसके पास बहुत ही अच्छा रेगुलेशन स्पीड रेगुलेशन है। मतलब मोटर अगर जो है नियरली कांस्टेंट स्पीड में है, तो चलिए इसको हटा दें। देखिए अगर मोटर जो है, यहाँ पे स्पीड रेगुलेशन पढ़ने के बाद हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि अगर, थोड़ा सा हिंदी में लिखते हैं कि अगर जो है मोटर जो है कांस्टेंट स्पीड, नियरली कांस्टेंट स्पीड, नियरली कांस्टेंट स्पीड है, नियरली कांस्टेंट स्पीड में है तो वो जो है क्या है, बहुत ही अच्छा गुड रेगुलेशन उसका होने वाला है। क्या लिख सकते हैं कि वो जो है, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास जो है बहुत ही अच्छा रेगुलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि मोटर के पास बहुत अच्छा स्पीड रेगुलेशन है। तो अगर आप इसको जो है इंग्लिश में लिखना चाहते हो क्या लिख सकते हो, when the nearly constant speed motors have, then we say that कि motor have a good regulation, motor have a good speed regulation। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। अगर मोटर में नियरली कांस्टेंट स्पीड में है, अगर मोटर नियरली कांस्टेंट स्पीड में है तो हम कह सकते हैं कि मोटर के पास जो है बहुत ही अच्छा स्पीड रेगुलेशन है। तो ये जो है हमारा कंक्लूजन है स्पीड रेगुलेशन पढ़ने के लिए। अब जो है हम आपको बताएंगे कि अगर हम जो है किसका शंट डीसी मोटर को लें और उसे हम डिफाइन करके आपको बताएं कि अगर स्पीड आप एक फार्मूला आपको हमने बताया था EB करके, बैक EMF क्या होता है, phi Z
NP, मेरे ख्याल से आपको ये याद होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जो है 16A। देखिए अगर ये जो n दिख रहा है ये क्या है स्टूडेंट, अगर इसको हम एक तरफ लेते क्या हो जाएगा, EB इंटू 16A अपॉन में, अब देखिए 5ZP इस तरफ मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5ZP इस तरफ क्या है n है। तो एक तो आपको ये देखने को मिलने वाला है। कुछ इसी को यूज़ करके हम आपको एक रिलेशन बताएंगे और आपको बताएंगे कि ये जो स्पीड है मोटर का किस किस चीज़ पे जो है डिपेंड ये करता है। आपको डायरेक्ट ये चीज़ें बताई जाती हैं कि मोटर का स्पीड जो है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप मोटर की स्पीड को समझेंगे कि इस पर डिपेंड करता है, तो आप अगर उस क्वांटिटी को लें तो मोटर की स्पीड को जो है आप कंट्रोल या उसके छेड़छाड़, उसके साथ छेड़छाड़ करने का मतलब है आप एक तरीके से उस पर कमांड कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमें यूज है उस तरीके से आप कंट्रोल कर। मान लीजिए ज़्यादा स्पीड जरूरत है तो उसके फैक्टर को जानते रहेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसी को जो है इम्प्रूव करके आप जो है चेंज कर सकते हो। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। मेरा स्टूडेंट्स मानना है कि अगर आप जो है इसको पेन और कॉपी के साथ लिखते हैं तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है। चलिए यहाँ पर देखें, इसके आगे हम बात करेंगे अब स्पीड ऑफ मोटर के बारे में और किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर हम देखें स्पीड ऑफ मोटर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले हम आपको पहले इसको बना लेते हैं कि यह आपका डिफ़ाइन कहाँ से होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं और आपको बताएंगे। यहाँ पे लेते हैं शंट डीसी मोटर। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं शंट डीसी मोटर के बारे में। यहाँ पर देखिए अगर जो है हम बात करें स्पीड किसके बारे में, स्पीड ऑफ मोटर के बारे में, तो अगर डिफाइन करें तो आप थोड़ा एज्यूम करिए कि हमारे पास एक डीसी शंट मोटर है। क्या है, डीसी शंट मोटर है। तो किस इस तरह के डीसी शंट मोटर में स्टूडेंट जो है क्या है, डीसी शंट मोटर है। तो आप एक चीज़ बताइए हमको कि डीसी शंट मोटर में जो इसका रिलेशन है वो क्या है। कहने वाला रिलेशन मतलब किस तरीके से आप इसको डिफाइन करते थे कि इसका जो फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल में होता था आर्मेचर वाइंडिंग के। फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में होता था आर्मेचर वाइंडिंग के। क्या, फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में होता था आर्मेचर वाइंडिंग के। ये दोनों क्या होते थे, पैरेलल में होते थे। पैरेलल फील्ड वाइंडिंग जो है पैरेलल में है आर्मेचर, ऐसे बढ़िया फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में है आर्मेचर वाइंडिंग के। तो ये चीज़ें अगर आप हमारे डीसी मोटर एक ही वीडियो में, इसलिए हमने सारे मोटर्स उसमें कराए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप अपने लैब में जाएंगे तो एक एक मोटर आपको बेसिक में दिखता हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि अगर हमें पैरेलल में करना है तो सबसे पहले देखिए आर्मेचर को हम इस तरीके से बनाते हैं। अगर ये आर्मेचर तो इसकी कुछ वाइंडिंग होगी और फील्ड वाइंडिंग जो है इसके पैरेलल में है, तो इसके पैरेलल में हम फील्ड का वाइंडिंग बनाते हैं। अगर हम इसमें वोल्टेज VT देते हैं स्टूडेंट्स, आप मानिए कि इसके पास अगर ये आर्मेचर वाइंडिंग है तो इसके पास कुछ आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा जिसको हम RA से दिखाते हैं। अगर ये फील्ड वाइंडिंग है मतलब शंट का है तो पैरेलल में इसलिए शंट का है तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस होगा तो हम इसको लिखेंगे RSH मतलब शंट रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ से देखिए बैक EMF तो यहाँ पे होने ही वाला है। अगर हम यहाँ से करंट कहाँ से लेंगे, मोटर का जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हम करंट लेने वाले हैं वो किस तरीके से लेने वाले हैं। करंट अगर आप मोटर का लेंगे तो ये आपको VT से जो है जाता हुआ दिखेगा। क्या है, VT से जो है ये करंट आपको जाते हुए दिखने वाले हैं। हाँ, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, इसको आगे बढ़ाएं और इसके इक्वेशन को जो है हम लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर समझिए स्टूडेंट्स कि अगर डीसी शंट मोटर की बात कर रहे हैं तो अगर इसमें करंट को लेते हैं, यहाँ पर अगर ये आपका IT है, क्योंकि यहाँ से जो करंट निकलेगा वोल्टेज से तो IT निकलेगा। उसके बाद इसके बाद दो रास्ते हैं, या तो ये शंट में जाए या तो ये आर्मेचर में। अगर शंट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में नोड है, शंट में आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, ISH, और इस तरफ जा रहा है आर्मेचर में तो क्या लिख सकते हो, IA। यही चीज़ बाद में आएंगी तो आपको इस तरीके से मिलेंगे। अगर इसमें स्टूडेंट जो है इसमें अगर हम वोल्टेज इक्वेशन को लिखें, वोल्टेज इक्वेशन को KVL लगा के वोल्टेज इक्वेशन को,
तो हम क्या लिख सकते हैं कि VT जो है आपका VT माइनस EB, क्योंकि बैक EMF भी है अपोजिट में, माइनस IARA, देखिए IARA और इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको उस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये VT इक्वल टू EB प्लस IARA। अगर स्टूडेंट्स EB को हम एक तरफ ले लें, मतलब EB इक्वल टू VT, अब ये IARA इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, माइनस IARA। तो क्या स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आपको समझ में आई? अगर समझ में आई हैं तो चलिए इसके आगे चलते हैं। देखिए ये चीज़ें आप समझ के चलिए। शंट में हमने एक चीज़ और देखा था कि ये जो आपका VT है ये पैरेलल में है RSH। अगर ISH और RSH को मिलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है, अगर हम ISH मतलब ISH और RSH को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, VSH। मतलब ये ISH RSH मिलेगा, वोल्टेज को अगर हम काउंट करें तो VSH हो जाएगा। तो अगर पैरेलल में तो VT इक्वल टू VSH हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, VT इक्वल टू VSH। अब VSH क्या है आपका, ISH RSH VT। अगर ISH निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ISH इक्वल टू VT अपॉन RSH। ये कभी कभी आ जाता है आपको कुछ न्यूमेरिकल करने के लिए, तो ये थोड़ा सा बेसिक है, आप इसको समझ करके चलिएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें हम जानते हैं कि इसी में अगर हम बैक EMF को देखें, बैक EMF का फार्मूला देखें, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें पुटअप कर सकते हैं। क्या बैक EMF क्या होता है, EB इक्वल टू 5ZNP अपॉन 16A। तो देखिए जो EB है, यहाँ पर EB है, तो इस EB को जो है हम क्या करते हैं, एक साथ में रखते हैं। इस EB और EB को एक साथ में रखते हैं, क्योंकि देखिए अगर इस EB का वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स पुटअप करते हैं। इसको मिटा करके यहाँ पे पुटअप करते हैं, इसको अरेस्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो आई होप आपको जो है ये सारी अच्छी तरीके से दिख रही होंगी। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंस इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसको जो है हम थोड़ा इक्वेट करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को से हमें क्या मिलता है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखे थे कि EB जो है हमारा क्या है, EB जो है क्या है, VT माइनस IARA। देखिए हमें एकदम रट गया है, आपको भी ऐसे ही तरीके से रट जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो हम लिखेंगे कि EB का वैल्यू का है 5ZNP अपॉन 16A। तो 5ZNP को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 5ZNP अपॉन 16A। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, VT माइनस IARA। अगर हम यहाँ पे लिखें, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हायर एजुकेशन या बीटेक में जाते हैं या कभी भी तैयारी करते हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि किस तरीके से ये सारी स्पीडें आ रही हैं। आपको रटना नहीं है कि स्पीड जो है वोल्टेज पे डिपेंड करता है और आर्मेचर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, या फिर जो है हम बोले फील्ड फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो आपको बिल्कुल भी जो है आर्मेचर सर्किट के रेजिस्टेंस, मतलब आपको बिल्कुल जो है ऐसा रटना नहीं है, लॉजिक के पीछे जाना है कि ये डिपेंड किस तरीके से कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये P है, ये T नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, 5ZNP। और ये जो आपको दिख रहा है सारी चीज़ एक तरफ से देखिए स्टूडेंट्स, और ये दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे इक्वेट किया इसके साथ। अब हमें क्या करना है, इस n को सेपरेट करना है। अगर इस n को सेपरेट करना है तो ये 16A यहाँ पे डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं VT माइनस IARA। अब तो सारा मैथ है, मैथ तो आप लोग कर ही लोगे। क्या होता है 16A। अब यहाँ पे बचा क्या, 5ZNP। n को छोड़ करके 5ZP इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे अगर हम अब लिखें n का फार्मूला तो क्या मिलेगा, n VT माइनस IARA 16A यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, 5ZP। ये स्टूडेंट जो है आपको मिलेगा स्पीड ऑफ द डीसी मोटर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्या आपको दिख रहा होगा कि सर ये डिपेंड करेगा किस पे, स्पीड जो है आपका डिपेंड करेगा वोल्टेज पे।
वोल्टेज पे, सप्लाई वोल्टेज पे, किस पे डिपेंड करने वाला है ये आपका सप्लाई वोल्टेज पे। स्पीड जो है आपका किस पे डिपेंड करेगा, सप्लाई वोल्टेज पे। तो थोड़ा केवल वोल्टेज न लिखते हैं, सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे लिखते हैं, सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ें किस पे डिपेंड करने वाला है, ये क्या, आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस पे, आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस पे, आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस आर ए जो हम आपको दिखा रहे हैं, आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस पे, ये आपका क्या है, वीटी है, सप्लाई वोल्टेज। और एक चीज़ पे और डिपेंड करेगा क्या, फील्ड फ्लक्स पे। फ्लक्स आप लोग जानते होंगे, हमने आपको बेसिक इन द मैग्नेटिक सर्किट में हमने आपको पढ़ाया है, जो कि सेकेंड लेक्चर है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। जैसे पिछले लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो समझने में बहुत ही IF से दिखाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। देखिए यहाँ पर जितना हमने बताया कि ये जो स्पीड का किस तरीके से मोटर के स्पीड को हमें निकालना है, तो देखिए कोई चीज़ें हमने आपको रटाई, अगर ये चीज़ें आपको आती रहेंगी तो आप कभी भी चाहे अभी, चाहे 1-2 साल बाद, चाहे 3-4 साल बाद, चाहे आप कभी मत पढ़िए, एक बार अगर आप इसको खोल कर रिविज़न करेंगे तो एक बार आपको ये हमेशा याद रहने वाली है। लगातार आप इसको 4-5-6 दिन देखिए, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो स्पीड ऑफ द मोटर को अगर हम डिफाइन करें तो इस तरीके से आपको बताया जाता है। स्कूल और कॉलेज में जो है डायरेक्ट ये चीज़ें लिखवा दी जाती हैं, तो आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसके पीछे के लॉजिक को जाना है। अगर हायर एजुकेशन में जाओगे तो ये फार्मूला डायरेक्ट आपको याद ऐसे मतलब बोल दिया जाता है कि लिखने के लिए, तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये कहाँ से हैं। तो दैट इज़ योर बेसिक, इट इज़ नॉट एडवांस वर्जन, दिस इज़ वेरी बेसिक वर्जन। तो यू शुड हैव टू लर्न दिस प्रोसेस ऑफ द DC मोटर। तो आई होप कि यू लर्न दिस प्रोसेस, मतलब ये मैं मानता हूँ कि आप जो है इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से लर्न करिए। इस स्पीड को ना देखिए, इसके प्रोसेस को देखिए, किस तरीके से ये जो है एन को हमने यहाँ पे डिराइव किया है। चलिए यहाँ पर ये मैं मानता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अब हम चलते हैं अपने सबसे बेहतरीन टॉपिक पे, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाला है, और वो क्या है, वो है आपका स्टार्टिंग ऑफ द DC मोटर। अब देखिए हमने सारी DC मोटर पढ़ लिए हैं, सारे DC मोटर हमने आपको पढ़ाए हैं, ऐसा कोई DC मोटर नहीं है जो हमने आपको ना पढ़ाया हो। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से हम जो है मोटर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या होता है डायरेक्ट अगर हम मोटर को स्टार्ट करें तो इतना हाई मतलब उसको सप्लाई या इतनी हाई उसको वैरायटी ऑफ द सप्लाई मतलब सप्लाई जाएगी, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो डिफ़ॉल्ट करने के वर्जन में या डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस में हो जाता है। तो एक इक्विपमेंट या एक डिवाइस को हम यूज़ करते हैं स्टार्टर, जिसको हम मोटर को करते हैं वहाँ पे वो था क्या नाम है, ऑन करते हैं, सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टार्टर की मदद से उसके स्पीड को हम मतलब स्टार्टर की मदद सप्लाई को हम उसको देते हैं। चलिए यहाँ पर आपको हम लिखें कि स्टार्टर क्या है। स्टार्टर इज डिवाइस टू स्टार्ट एंड एक्सेलरेट द मोटर, स्टार्टिंग ऑफ द DC मोटर को चलिए हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करें स्टार्टिंग ऑफ द DC मोटर। आई होप स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ऐसे ही आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ को अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको एक काम करना होगा, बहुत छोटा सा काम है, बहुत भारी काम नहीं है, कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, अपने दोस्तों में प्रोवाइड कराइए। चलिए यहाँ पर देखिए, अब जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं, स्पीड क्या बताएंगे, स्टार्टिंग ऑफ द, ये थोड़ा सा देखिए बताएंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द DC मोटर, स्टार्टिंग ऑफ द DC मोटर। तो यही हम बताने किस तरीके से हम DC मोटर को या किसी भी मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो ये उसको स्टार्ट करने के लिए एक डिवाइस की हेल्प की ली जाती है, वो है आपका स्टार्टर। क्या है, स्टार्टर, इसको लिख लीजिए, स्टार्टर। स्टार्टर क्या है, इट इज़ द डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस या फिर ये एक उपकरण है, उपयंत्र है, जो कि क्या करता है कि आपको, इट इज़ डिवाइस दैट हेल्प टू स्टार्ट द मोटर और
और एसिलरेट द मोटर, वही बात हो गई, चाहे एसिलरेट द मोटर, स्टार्ट द मोटर, एसिलरेट द मोटर। एक इक्वेशन हम जानते हैं कि जैसे सीरीज मोटर में क्या कि अगर हम लिखें वी टी इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, मतलब आप इसको शंट का ही ले लीजिए, ये शंट का है। शंट अभी हम इससे पहले आपको ये डिराइव कराए थे कि वी टी इक्वल टू ए बी आई ए आर ए। आप थोड़ा अपने पेज को थोड़ा पीछे करके देखिए तो ये आपको इक्वेशन मिलने के चांसेस हैं। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट जो है क्या देखें कि अगर हम यहाँ पर ई बी को क्या करें, अगर हम यहाँ पर जो है एक काम करें कि आई ए को हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है स्टार्टिंग करंट को देखना है। मतलब यहाँ पे आई ए को हम यहाँ पे पहले स्टार्टिंग करंट नहीं बोल सकते हैं, आई ए आर्मेचर करंट, आई ए को हम सेपरेट करें यहाँ से, तो ये वी टी है, वी टी माइनस ई बी इस तरफ है तो इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा ई बी अपान में आर ए। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस, इसी से हम आपको जो है डिसाइड करा के बताते हैं क्या है ये चीज़ें, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करने वाली हैं वो क्या है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आई ए है आपका वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ई पे एंड आर ए पे, इफ़ वी इज कांस्टेंट। आई ए आपका डिपेंड कर रहा है ई बी और आर ए पर, लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका आई ए है ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे, ई बी पे एंड आर ए पे, when the v is constant, ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको ध्यान देनी है। अब अगर इसमें ध्यान दें, अगर इसी कंडीशन में जब हम मोटर को स्विच ऑन करते हैं तो उसका आर्मेचर जो है स्टेशनरी होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका आर्मेचर अगर स्टेशनरी है तो यहाँ पे जो है नो बैक ईएमएफ, मतलब ईबी आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बीच का प्रोसेस है। तो ईबी आपको देखने को जब नहीं मिलेगा तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या आपको मिलने वाली है, ये ईबी आपका हट जाने वाला है। तो क्या मिलेगा, आई ए इक्वल टू वी टी या वी इक्वल अपान आर ए। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि आई ए क्या मिलेगा, चलिए इसको थोड़ा सा हटा के हम लिख देते हैं, नहीं तो आपको समझने में अभी तो समझ में आएगा, बाद में जो है आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो इसको हम हटा देते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके हटाते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं किस तरीके से हम इसको हटाने वाले हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इसको हटाते हैं। ये इक्वेशन जो हमने आपको बताया क्या, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमने आपको कराया अभी कि आई ए इक्वल टू वी अपान क्या है, आई ए इक्वल टू, इक्वेशन क्या था कि वी टी लिखते थे, वी टी इक्वल टू ए बी प्लस आई ए आर ए। आई ए को अगर इस तरफ ले लें तो क्या हो जाएगा, वी टी माइनस ई बी अपान आर ए। जी बिल्कुल, ये इक्वेशन आपका था। तो इसमें इस इक्वेशन में अगर हम लिखें कि व्हेन द, फिर जब व्हेन द मोटर एट स्टार्टिंग कंडीशन, अगर वो अपनी स्टार्टिंग कंडीशन पे है तो उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें जो आपका आर्मेचर का उसमें जो है आपका आर्मेचर जो है स्टेशनरी होता है, आर्मेचर स्टेशनरी होता है। अगर आपका जो है आर्मेचर स्टेशनरी होता है उसमें जो है क्या होगा, हमने क्या बोला कि आर्मेचर इज स्टेशनरी सो दैट नो बैक ईएमएफ विल बी फाइंड आउट। क्या लिखेंगे, सो दैट नो बैक ईएमएफ क्या है, सो दैट नो बैक ईएमएफ, मतलब इसमें जो है कोई बैक ईएमएफ पाया नहीं जाएगा। जब आपके मोटर को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन में है तो उसमें आर्मेचर, वाकई सी बात है कि पहले जो है आर्मेचर आपका रन नहीं करेगा, आर्मेचर आपका स्टेशनरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर स्टेशनरी है तो बैक ईएमएफ की कोई बात ही नहीं है। तो बैक ईएमएफ को अगर हम यहाँ पर नेगलेक्ट करें तो आपको क्या मिलेगा, आई ए
इक्वल टू वी टी अपॉन आर ए। बस इतनी ही इक्वेशन आपको फाइंड करनी थी। अब जिस कंडीशन अभी तक जहाँ हमारी बात पहुँची है कि आपका बैक EMF नहीं होने वाला है, इस पॉइंट से हम एक चीज़ समझ, क्योंकि यही इनिशियल प्रोसेस पे हमें स्टार्टर का काम ही करना है कि आपका जो है आर्मेचर चल देगा तब तो स्टार्टर की बात ही कहाँ हो गई। आर्मेचर नहीं चल पा रही, इसीलिए तो स्टार्टर आ रही है। मतलब स्टार्टर क्या करता है, एक तरीके का प्रोटेक्शन भी आप इसको कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करता है आपका। मगर एक तरीके का आपको क्या है कि ये इस तरीके का डिवाइस है जो कि एक्सेलरेट द मोटर, तो वी शुड लर्न इट ऑन दिस वे। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि आई ए इक्वल टू वी टी अपन आर ए, चलिए इतनी तक हमारी बात पहुँची। अब हम बात करते हैं कि अगर आई ए आपका वेरी स्मॉल कर दें, सो दैट तब जो है क्या होने वाला है, तब जो है ये आर ए जो है आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। मतलब क्या लिख सकते हैं कि पहले इसको नहीं लिखते हैं, पहले आर ए को हम जो है क्या करेंगे, आर ए को जो है हम स्मॉल करेंगे, क्योंकि हमें आई ए ज़्यादा चाहिए। चलिए आर ए को करते हैं, आर ए इज़ वेरी स्मॉल। देखिए आपके सामने हम सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमें इसमें क्या लेना है, कहाँ आपको छोड़ना है। आर ए इज वेरी स्मॉल सो दैट जो आपका आई ए है ये लार्ज हो, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आर ए आपका नीचे है, घट रहा है, मतलब ये बहुत ही छोटा है, तो आई ए आपका काफ़ी बड़ा होने वाला है, स्मॉलेस्ट। तो आई ए इज वेरी लार्ज, तो सो दैट वी कंक्लूड दैट, मतलब हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कि क्या है, कंट्रोल दिस स्टार्टिंग करेंट द स्टार्टर इज ह्यूज। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आई ए आपका है इसको जो है क्या लिखते हैं, कंट्रोल द कंट्रोल फिर कंट्रोलिंग ऑफ द स्टार्टिंग करेंट स्टार्टर इज यूज्ड। चलिए आप सोच रहे होंगे, चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आया कि स्टार्टर जो है किस तरीके से आपका यूज में होने वाला है। मतलब ऐसे समझिए, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समझिए कि हमें क्या करना है कि अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएँ, आ रहे मतलब थोड़ा सा काफ़ी हैवी पाथ बना दें फॉर द आई ए के लिए, सॉरी घटाते जाएँ, अगर आई ए जो है हम इसको कम करते जाएँ तो क्या होगा, ये आपका जो है काफ़ी आसानी से बढ़ता रहेगा वेरी लार्ज। तो ये क्या करें हम एक तरीके से कर रहे हैं कि हम स्टार्टिंग करेंट को क्या करें, कंट्रोल करें। स्टार्टिंग करेंट को कंट्रोल जो करता है वही आपका क्या होता है, स्टार्टर होता है। यही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है स्टार्टर के टॉपिक को इस तरीके से हम इसको जो है इनिशियल देते हैं, फाइनल देते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि स्टार्टर आप इस तरीके से पढ़िए कि स्टार्टर है क्या चीज़, क्या नीड है स्टार्टर की, और क्या आवश्यकता है, क्यों स्टार्टर को हम यूज़ कर रहे हैं। नीड तो हमने आपको ये बता दिया कि आई ए करंट को जो है कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का यूज होता है, तो ये इसके नीड थी। स्टार्टर है क्या चीज़, वो आपको बुक में आपके बहुत अच्छी तरीके से सारे डायग्राम्स दिए गए हैं, तो आप जाइए अपने बुक में देखिए। और स्टार्टर स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 2 पॉइंट स्टार्टर है, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। ये कुछ जो है आपको 3 तरीके, मतलब अभी आपकी बुक में जो है 3 ही टाइप्स के हैं। अभी आपके जो डिप्लोमा की किताबें हैं उसमें जो है 3 टाइप से होने वाली है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो आपका 3 और 4 का, इसका यूज़ कहाँ होता है, 3 और 4 में शंट और कंपाउंड वाले पोर्शन में इसका उपयोग होता है। शंट और कंपाउंड के पोर्शन में हमें लगता है इसे, ये आप थोड़ा कंफर्म करिएगा कि 2S सीरीज में लगने वाला है। कंफर्म क्या, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, हम तो जानते हैं आपके ऊपर कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी छोड़नी चाहिए कि आपको एक टॉक्स को मिलना चाहिए कि आज का टॉक्स है कि आप इसको जो है समझिए और हमें बताइए किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आज के टॉपिक में हम बात करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो क्या करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है क्या करिए कि शेयर करिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक रह जाने वाली है। तो देखिए यहाँ पर ये टॉपिक हमने आपको बताया, बहुत अच्छी बात है।
अब स्टूडेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है आर्मेचर रिएक्शन। इससे भी पहले हमने आर्मेचर रिएक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, आर्मेचर रिएक्शन आपको मशीन सेकेंड में भी मिलने वाला है, क्योंकि 3 फेज मोटरों में होने वाली है। ये आपका सिंगल फेज का कंडीशन है। तो अगर इसमें जो है आर्मेचर रिएक्शन आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आर्मेचर रिएक्शन, जो कि अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है आर्मेचर रिएक्शन ही होने वाला है, वो सबसे शानदार मतलब किंग ऑफ द मशीन है, कि उसको समझना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द बिगिनर्स स्टूडेंट्स। बट अगर आप हमारे साथ हो तो आपको बिल्कुल जो है ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होने वाली है, क्योंकि जब आपने डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इतने आसानी तरीके से समझ लिया है, तो ये आर्मेचर रिएक्शन कौन सी बात है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आर्मेचर रिएक्शन कुछ नहीं है, केवल एक फिनोमिना है, केवल एक क्या है, फिनोमिना है। आप यही कहोगे कि सर ये क्या है, एक फिनोमिना है, बाकी सारी चीज़ें तो आपने वही चीज़ें हैं, आप रिलेट करके एक रिलेशन निकाल दे रहे हो, बाकी सब वही है। तो यहाँ पर मशीन को हम अंजाम देंगे, बट यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन को पहले हम आपको बताएंगे। उसके बाद एक बहुत ही शानदार का इक्विपमेंट है, वो क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक स्टेशनरी आपका डिवाइस है, उसको हम आपको बताएंगे। ट्रांसफार्मर आपका क्या है, किस तरीके से उसका इक्वेशन है, किस तरीके से उसका डायग्राम है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट है, वाइंडिंग उसकी कैसे कैसे हैं, लॉसेस क्या हैं, और उसमें जो है उसका ऐसे बहुत सारे उसमें डायग्राम्स है, बहुत सारे ग्राफ्स हैं जिसको हमें आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है फेजेस भी वहाँ पे बहुत हैं जो कि हमें आपको दिखानी है। तो ये सारी चीज़ जो हमने आपको बताया कि आज का टॉपिक ये बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए और इट्स वेरी वेल। चलिए, थैंक यू फॉर दिस।